Hello, welcome to Padlo India, a unique edtech platform. So far we have talked about suppliers and consumers. But what happens when the consumers or the people who demand and suppliers, the people who produce, come together? Well, they come together in a market and then we have a phenomenon which we will study today. It is called the market equilibrium, which is chapter 5 of our microeconomics. तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? वेल, मार्केट इक्विलिब्रियम इज बेसिकली a situation where the demand of any product is equal to its supply. जो हमारा कंज्यूमर है वो डिमांड करेगा और जो हमारा सप्लायर है वो प्रोड्यूस करेगा. जहां पे जितना भी एक इकोनॉमी में जितना भी डिमांड है वो अगर इक्वल हो जाए जितना भी सप्लाई के, तो उस पॉइंट को हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं. और उस पॉइंट पे जो भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है उस इकोनॉमी में उसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलते हैं, और जो भी उससे एसोसिएटेड प्राइस है उसको इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं. तो बेसिकली वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, दैट पॉइंट इज आवर मार्केट इक्विलिब्रियम. An equilibrium is defined as a situation where market supply equals market demand. Price at equilibrium is called equilibrium price. Quantity bought and sold at this price is called equilibrium quantity. अब इसमें एक ट्रेडिशन है कि जब हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस को डिनोट करते हैं तो ऊपर स्टार लगा देते हैं, चाहे प्राइस हो चाहे क्वांटिटी हो. तो अगर पी स्टार कहीं पे है तो इसका मतलब हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम का सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं. तो पी स्टार हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस और क्यू स्टार हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. और जहां भी क्वांटिटी डिमांडेड at equilibrium price equal to quantity supplied at equilibrium price हो तो वो पॉइंट क्या है हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम में. तो ये प्राइस जहां भी आ रहा है पी स्टार मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम में है, और अगर मार्केट इक्विलिब्रियम में है तो क्वांटिटी डिमांडेड विल बी इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई. सो दिस इज आवर आइडिया ऑफ इक्विलिब्रियम. अब कभी कभी क्या होता है कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे देखिए कि जितना भी एक इकोनॉमी में किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड है सप्लाई भी उतना ही है. ना तो डिमांड ज्यादा है ना तो सप्लाई ज्यादा है. हम लोग हर किसी को ये एक्सपीरियंस है कि हर प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई नहीं होता है. कभी कभी कोई ऐसा चीज होता है जिसका डिमांड बहुत ज्यादा है बट उसका उतना सप्लाई नहीं है. जैसे पैंडेमिक के टाइम में हैंड सैनिटाइजर के साथ था. स्टार्ट में हम लोग जब खरीदने जाते थे, एकदम पैंडेमिक जब शुरुआत हुआ था, लोग हैंड सैनिटाइजर खरीदना बहुत ज्यादा स्टार्ट किए थे. तो बहुत शॉप में आप जाओगे तो पता चलेगा नहीं भैया नहीं है, डिमांड है, लोग जा रहे हैं बट सप्लाई नहीं है. तो इस केस को क्या बोलते हैं? दिस इज ए केस ऑफ एक्सेस डिमांड, जहां पे जितना सप्लाई है उससे ज्यादा मार्केट में डिमांड है. तो ये हो गया एक्सेस डिमांड. अब इसके कन्वर्स भी सिचुएशन हो सकता है जहां पे कोई चीज का सप्लाई बहुत ज्यादा है बट उसका कोई डिमांड ही नहीं है. लेट से कोई भी एक प्रोडक्ट है XYZ, कोई भी एक टूथपेस्ट बना रहा है बट वो टूथपेस्ट पे खरीद नहीं रहा है, वो दुकान में पड़ा हुआ है, लोग खरीद ही नहीं रहे हैं. तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा ये सिचुएशन? तो जो डिमांड है वो उतना नहीं है जितना ज्यादा सप्लाई हो चुका है. सो दिस इज द केस ऑफ एक्सेस सप्लाई. सो या तो हम एक्सेस डिमांड के सिचुएशन में रहते हैं कोई भी इकोनॉमी किसी एक प्रोडक्ट के मार्केट में, या तो एक्सेस सप्लाई के सिचुएशन में रहते हैं, या तो हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम में रहते हैं जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. अब हम लोग आते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम पे ग्राफ पे. आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ थ्रू आउट ऑल द लेक्चर्स. इन इकोनॉमिक्स ग्राफ इज सुपर इंपॉर्टेंट. सो इक्विलिब्रियम हम लोगों ने देख लिया क्या है, तो अब देखते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है. ओके, सो दिस इज आवर ग्राफ. ऑन एक्स एक्सिस वी हैव क्वांटिटी, ऑन वाई एक्सिस वी हैव प्राइस. डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है हम लोग जानते हैं, तो ये DD स्टैंड्स फॉर डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, तो SS स्टैंड्स फॉर सप्लाई कर्व. अब जो पॉइंट जहां पे डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को कट करता है दैट इज आवर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. तो ग्राफ में जिस पॉइंट पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को कट करेगा वही हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है. तो लेट्स सी इस पॉइंट पे कट किया. अब देखो इससे एसोसिएटेड हमारा क्वांटिटी क्या है, क्यू स्टार, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. इससे एसोसिएटेड प्राइस क्या है, पी स्टार, ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस. अब हम लोग किसी
और प्राइस पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। इक्विलिब्रियम प्राइस हमेशा रहे ऐसा तो जरूरी नहीं है किसी भी प्रोडक्ट का। तो हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या सिचुएशन हो सकता है। तो लेट्स टेक अ सिचुएशन P1। P1 अगर मार्केट में प्राइस चल रहा है तो P1 के तुम सीधे जाओ, देखो ये जो सप्लाई कर्व है इसको कहां पे कट कर रहा है, इस पॉइंट को। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इतना प्राइस पे कितना ज्यादा सप्लाई है, बस OQ1 सप्लाई है। बट इस प्राइस पे डिमांड कितना है, देखो ये डिमांड कर्व को कहां कट कर रहा है, ये लाइन, ये मतलब डिमांड कितना ज्यादा है मार्केट में, डिमांड हमारा इतना है OQ1 और हमारा सप्लाई कितना कम है OQ1 डैश। ठीक है, पॉइंट इज सप्लाई सिर्फ इतना है इस प्राइस पे, बट इस प्राइस पे बहुत ज्यादा डिमांड है। व्हाट डू वी कॉल दिस सिचुएशन, इट इज कॉल्ड सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। क्योंकि प्राइस इतना कम है कि कम प्राइस पे हम लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और कम प्राइस पे प्रोड्यूसर उतना सप्लाई कर नहीं रहा है क्योंकि उसको उतना प्रॉफिट नहीं है। इसीलिए एट दिस प्राइस देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। अब इसके रिवर्स में चलते हैं। लेट्स टेक अ सिचुएशन जहां पे ये P स्टार के ऊपर कोई प्राइस है। बाय द वे P स्टार के नीचे जितना भी प्राइस है, ऑल दोज प्राइसेस विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। क्योंकि सामान इतना सस्ता होगा कि लोग हमेशा ज्यादा डिमांड करेंगे और प्रोड्यूसर उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होगा प्रोड्यूस करने के लिए क्योंकि प्राइस बहुत कम है, प्रॉफिट कम होगा। सो एज लॉन्ग एज आवर प्राइस इज लेस देन P स्टार वी विल हैव अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। लेकिन अगर प्राइस P स्टार के ऊपर है तो क्या होगा, देखते हैं। तो लेट्स से P2 हमारा मार्केट में प्राइस चल रहा है। P2 अगर मार्केट में प्राइस चल रहा है तो देखो इस प्राइस पे डिमांड कर्व को कहां कट कर रहा है, इस पॉइंट पे। इससे एसोसिएटेड क्वांटिटी अपना OQ2 डैश, यानी डिमांड कितना है मेरा, डिमांड इतना है। बट इस प्राइस पे देखो तो सप्लाई कर्व को कहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है, यानी मेरा सप्लाई कितना, इतना सप्लाई है। हमारा सप्लाई इतना ज्यादा है, डिमांड इतना ही है। व्हाट डू वी कॉल दिस सिचुएशन, सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, क्योंकि हमारा सप्लाई डिमांड से ग्रेटर है। ऐसा क्यों है, वेल क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा है, इतना महंगा है कि लोग उतना ज्यादा सामान खरीद नहीं रहे हैं, बोल रहे नहीं बहुत महंगा है भाई। बट जो हमारा प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है, ओ प्राइस इतना ज्यादा है मतलब हम ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ज्यादा महंगा सामान बेचेंगे। सो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। इन जनरल P स्टार से ऊपर जितना भी पॉइंट होगा, एज लॉन्ग एज वी हैव बोथ डिमांड एंड सप्लाई कर्व, वी विल बी इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। और P स्टार से जितना कम होगा दैट विल बी अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। सिर्फ P स्टार पे ही देयर विल बी नो एक्सेस सप्लाई एंड देयर विल बी नो एक्सेस डिमांड। क्यों, बिकॉज इट इज एट मार्केट इक्विलिब्रियम वेयर सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। चलो, we have been talking about three things which are important in economics: the economic logic behind it, the graph and the mathematics of it. लॉजिक देखे, व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम देख लिया हम लोग, क्या है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखे। अब हम लोग तीसरे चीज पे आते हैं, इससे एसोसिएटेड मैथमेटिक्स। अब हर टॉपिक का जरूरी नहीं है कि ये तीनों एस्पेक्ट हो, ठीक है। जब भी तुम इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज पढ़ो, हर टॉपिक का तीनों एस्पेक्ट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारा इकोनॉमिक्स का पार्ट है जो सिर्फ थियोरेटिकल है, जो हम लोग देखेंगे अगर आगे इंडियन इकोनॉमी का तुम देखोगे क्लासेस तो वो काफी ज्यादा थियोरेटिकल है, उसमें ना तो कुछ ग्राफ है, इक्का दुक्का ग्राफ है, मैथमेटिक्स बिल्कुल ही नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन होता है। बट जो हमारा सबसे टेक्निकल पार्ट जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, मोस्ट ऑफ द टेक्निकल पार्ट, वहां पे वी विल हैव इकोनॉमिक लॉजिक, ग्राफ एंड द मैथमेटिक्स एसोसिएटेड विद इट। तो ये तीनों चीज तुम लोग हमेशा ध्यान में रखोगे, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि बहुत ज्यादा जब स्टडी मटेरियल हो जाएगा तो तुमको ये नहीं लगेगा कि बाप रे बहुत ज्यादा हो गया। यू विल नो कि अच्छा एक ही चीज है जिसका तीनों ये अलग अलग पार्ट है, एंड यू विल हैव टू बी गुड इन ऑल थ्री ऑफ देम। तीनों पार्ट तुमको अच्छे से समझ में आना चाहिए, देन यू विल फाइंड इकोनॉमिक्स वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, अब इससे रिलेटेड एक इक्वेशन हम लोग करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स से मार्केट में कोई एक डिमांड है, QD स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी डिमांडेड, और ये हमारा डिमांड इक्वेशन है, QD इक्वल टू 200 माइनस P। मार्केट में एक सप्लाई इक्वेशन भी है, QS इक्वल टू 120 प्लस P। अब हमको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या करेंगे हम लोग, क्या जानते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में, हम लोग जानते हैं एट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। ओके, तो लगाते हैं, सिंस एट इक्विलिब्रियम डिमांड इक्वल सप्लाई, सो दिस डिमांड 200 माइनस P इक्वल टू 120 प्लस P। P स्टार क्यों लगा दिए, बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट इक्विलिब्रियम।
तो 200 माइनस पी स्टार इक्वल टू 120 प्लस पी स्टार। सॉल्व करो, इधर इस पी को इधर ले आओ, माइनस प्लस हो जाएगा, 120 को इधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा, 2 पी स्टार इक्वल टू 80 आ जाएगा, पी स्टार क्या आ जाएगा 40, यानी हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस निकल गया, क्या है 40। एट ₹40 वी विल हैव अ सिचुएशन वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस निकल गया। व्हाट अबाउट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी? वेल नाउ वी हैव द फ्रीडम, दोनों में P है, दोनों में किसी इक्वेशन में P स्टार पुट करो, यू विल गेट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो क्वांटिटी डिमांडेड Q स्टार हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड में P इक्वल टू 40 पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 200 माइनस P, 200 माइनस 40, 160 आंसर। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है मार्केट में 160। हम लोग इसको सप्लाई कर्व, सप्लाई इक्वेशन में भी पुट करके देख सकते हैं। QS इक्वल टू 120 प्लस P, P40 आ गया है, पुट 40, 120 प्लस 40 गिव्स अस द सेम आंसर 160। तो एक बार अगर इक्विलिब्रियम प्राइस निकल जाएगा, जो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने में, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। इक्वेशन पुट करेंगे, हमारा प्राइस निकलेगा, उसके बाद प्राइस को तुम डिमांड फंक्शन या सप्लाई फंक्शन किसी में भी पुट करो, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकल जाएगा। ओके, तो इस इक्वेशन में हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस 40 एट इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज 160 kg or whatever is the unit. So this is how we solved the equation, the numericals associated with market equilibrium. Okay, so now let's look at a very important thing, some of the assumptions. So now let's look at something different. Let's go back to the basics and remember what we had learned in some of the previous chapters. जब भी हम लोग डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन पढ़ते थे, तो बेसिकली हम लोग पहले देखे हैं कि इकोनॉमिक्स हमेशा वर्क्स अंडर सर्टेन अजम्पशंस। कोई चीज हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम दैट दिस इज ट्रू, ये हो रहा है, और उसके बाद हम अपना थियरी बनाते हैं। दिस इज हाउ साइंस गोज, दिस इज हाउ इकोनॉमिक्स गोज। कोई भी थियरी जब हम बात करते हैं तो देयर आर समथिंग वी टेक एज एजम्पशंस कि ये होगा, फिर ये थियरी हमारा वैलिड है। दिस इज हाउ वी डू साइंस, दिस इज हाउ वी डू इकोनॉमिक्स और एनीथिंग। तो यहां पे एक चीज हम लोग को याद करना बहुत जरूरी है कि कोई भी जब हम लोग डिमांड कर पढ़े थे तो डिमांड फंक्शन क्या था भाई, तो डिमांड फंक्शन ये था बेसिकली कि अगर कोई भी चीज का प्राइस घटता है तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करेंगे। लेकिन कब होगा ये, वो तब होगा जब सर्टेन चीज कांस्टेंट रहे। वो सर्टेन चीज क्या होता था, तो उसमें हम देखे थे टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, prices of related commodities, income of consumer, technology, size of the market, price of the input used in production, etc. जब ये सारा चीज हमारा कांस्टेंट रहता था, फिर हमारा डिमांड फंक्शन में वो सब चीजें होती थी। ये एजम्पशंस का पार्ट है, एकदम प्रीवियस चैप्टर्स का, एकदम फंडामेंटल चैप्टर का, जब हम लोग डिमांड पढ़ना शुरू किए थे तब का ये है, डिमांड सप्लाई दोनों का। डिमांड जब हम लोग पढ़ रहे थे तब भी हम कुछ एजम्पशंस रखे थे कि ये सब चीज फिक्स रहेगा, देन हमारा डिमांड फंक्शन विल होल्ड, और ये सब चीज फिक्स रहेगा, देन आवर सप्लाई फंक्शन विल होल्ड। तो ये पॉइंट है। अब इसको यहां पे लाने का इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये एजम्पशंस हमेशा होल्ड करे, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। द पॉइंट इज कि जो भी एक्सटर्नल चीज हम लोग कांस्टेंट रखते थे और उस सिचुएशन में जब हम लोग डिमांड कर्व ड्रॉ करते थे, वो एक्सटर्नल चीज कैन चेंज, और जब वो चेंज होता था तो क्या होता है, फिर हमारा डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व क्या होता है, शिफ्ट होता है। हम लोग पहले भी पढ़े हैं डिमांड कर्व सप्लाई कर्व का शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व एंड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, ये दो अलग अलग चीज होता था। उसी तरह सप्लाई कर्व में शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व, ये दोनों अलग अलग चीज होता था। तो शिफ्ट कब आता था और मूवमेंट कब आता था? बेसिकली मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व या मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व तब आता था जब प्राइस चेंज होता था, तभी मूवमेंट अलोंग आता था। इसके अलावा कोई भी चीज अगर चेंज होगा तो शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व हो जाएगा या शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व हो जाएगा। तो ये सारा जो चीज है, ये जो जितना भी लिखा हुआ है, इसमें से कोई भी चीज अगर चेंज हुआ या इसके अलावा भी एटसेट्रा, तो डिमांड एंड सप्लाई कर्व में शिफ्ट हो जाएगा। ओके,
और डिमांड कर्व में भी शिफ्ट हो सकता है, सप्लाई कर्व में भी शिफ्ट हो सकता है कि दोनों में शिफ्ट आ जाए। तो ये सिचुएशन पे वैरी करेगा। तो अब यही ऐसा ही कुछ सिचुएशन हम लोग पढ़ेंगे आगे। सो लेट्स स्टडी डिमांड शिफ्ट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा डी नॉट हमारा इनिशियल डिमांड फंक्शन है, डिमांड कर्व है, ठीक है, और एस एस नॉट हमारा इनिशियल सप्लाई कर्व है। जब स्टार्टिंग में ऐसा था तो हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पे था। मार्केट इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या था, ये क्वांटिटी ओ क्यू नॉट, और इक्विलिब्रियम प्राइस क्या था, पी नॉट, ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस, क्यू नॉट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब किसी भी कारण से डिमांड में राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। अब ये कौन सा कारण हो सकता है, ये कोई भी एक्सटर्नल कारण हो सकता है अपार्ट फ्रॉम चेंज इन प्राइस इटसेल्फ, ठीक है। पीछे जितना एजम्पशंस भी लिए थे उसमें कोई भी चेंज आएगा तो ये डिमांड शिफ्ट हो जाएगा। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये कोई भी चीज, कोई जीन्स का मार्केट का हम लोग बात कर रहे हैं, तो अब क्या हो गया कि फैशन चेंज हो गया। अभी एक सर्टेन टाइप का जीन्स का मार्केट में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिमांड था, अब अचानक से फैशन चेंज हो गया। लेट्स से कोई देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार वो जीन्स पहन के फिल्म में आ गया। अब बहुत सारे यंगस्टर, बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई हमको भी ये जीन्स चाहिए, तो क्या होगा, जीन्स का डिमांड चेंज हो जाएगा। लेकिन जब डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड जब चेंज होता है तो हमको ये चीज बहुत अच्छे से समझना पड़ता है कि अच्छा यहां पे जो क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहा है ये क्यों हो रहा है। दो कारण हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि उस प्रोडक्ट के प्राइस में कुछ चेंज आ जाए पहले, कि कोई भी चीज सस्ता हो गया तो ज्यादा खरीदने लगे, या महंगा हो गया तो कम खरीदने लगे। इस केस में क्या होता था, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व होता था। लेकिन जो डिमांड में शिफ्ट आने का कारण उसका प्राइस नहीं बल्कि कोई दूसरा कारण हो, तो उस सारे केस में शिफ्ट इन डिमांड कर्व होता है। तो शिफ्ट और मूवमेंट अलोंग पे हम बहुत ज्यादा कंसेंट्रेट कर रहे हैं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट टाइम्स इट इज कंफ्यूजिंग बट बहुत ही जरूरी है समझना, इक्विलिब्रियम समझने के लिए, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, कोई एक सुपरस्टार आया और जीन्स पहनना शुरू कर दिया फिल्म में, तो लोग सब खरीदने लगे। अब देखो डिमांड बढ़ेगा तो अल्टीमेटली उस जीन्स का प्राइस बढ़े, लेकिन स्टार्ट में जब हमारा डिमांड में चेंज आया था वो क्यों आया था, वो उसके अपने प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज से नहीं आता, क्योंकि बल्कि कोई और एक एक्सटर्नल फैक्टर के चलते आया था। इसीलिए उस केस में क्या होगा, हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व हो जाएगा। तो लेट्स से डिमांड कर्व बाहर की ओर शिफ्ट किया, क्योंकि डिमांड बढ़ा है तो हमारा क्या हो गया, बाहर की ओर शिफ्ट किया। अब जब बाहर की ओर शिफ्ट किया तो अब देखते हैं हमारा नया इक्विलिब्रियम क्या बना, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट जी बना। क्यों, क्योंकि ये हमारा नया डिमांड कर्व है, ये हमारा पहले से सप्लाई कर्व है जो अभी भी है, ये हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया। अब जब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया तो क्वांटिटी के साथ क्या हुआ, तो क्वांटिटी डिमांडेड हम देखते हैं क्यू नॉट से बढ़ के इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q2 पे पहुंच गया, बढ़ गया, लोग ज्यादा जीन्स खरीदने लगे हमारे केस में। प्राइस के साथ क्या हुआ, प्राइस भी बढ़ गया। देखो पहले इतना पे इक्विलिब्रियम था, प्राइस भी बढ़ गया, OP2 इतना प्राइस हो गया। द पॉइंट इज, जब भी हमें यह चीज देखना हो कि मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ेगा अगर कोई एक्सटर्नल चीज, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, नंबर 1 सबसे पहला स्टेप समझेंगे कि ये जो भी कंडीशन हमको दिया जा रहा है इससे डिमांड पे असर पड़ेगा या सप्लाई पे असर पड़ेगा। पहला पॉइंट ये देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ठीक है डिमांड में, लेट्स से डिमांड पे पड़ा तो डिमांड कर्व में शिफ्ट होगा, ठीक है, होगा जो भी, अगर एक्सटर्नल फैक्टर बढ़ा घटा, एक्सटर्नल कोई भी एजम्पशंस चेंज हुआ, एक्सटर्नल कोई भी फैक्टर आया तो हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, इतना ठीक है। लेकिन अब ये देखेंगे कि ये जो डिमांड कर्व शिफ्ट होगा ये बाहर की ओर शिफ्ट होगा या अंदर की ओर शिफ्ट होगा। ये डिमांड कर्व हमारे केस में देखो बाहर की ओर शिफ्ट हुआ, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि अंदर की ओर भी शिफ्ट हो सकता है। इसको और भी कई नाम से जानते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट बाहर की तरफ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट अंदर की तरफ, ये सब अलग अलग टर्म है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा कि देखेंगे कि किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और तीसरा स्टेप क्या होगा, देखेंगे नया इक्विलिब्रियम क्या बना और नया इक्विलिब्रियम पे क्या क्वांटिटी आया, क्या प्राइस आया, और पहले के क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में हमारा नया क्वांटिटी बढ़ा है या घटा है, पहले के
पहले के सिचुएशन के टर्म में हमारा नया प्राइस बढ़ा है या घटा है, बात हमारा खत्म। 3 स्टेप। पहला स्टेप पता करना है कि ये जो भी एक्सटर्नल चेंज आया है, जो भी फैक्टर में बदलाव आया है एक्सटर्नली, उसका असर डिमांड पे पड़ेगा या सप्लाई पे पड़ेगा। दूसरा चीज, जब हम लोग जान ली कि डिमांड या सप्लाई पे पड़ेगा और शिफ्ट होगा, तो फिर ये जानना है कि जो शिफ्ट होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, बाहर की तरफ होगा, या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, अंदर की तरफ होगा। और तीसरा जो हमारा फाइनल चीज होगा, जो हम लोग ग्राफ से ही देखेंगे, कि अब जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बना है उस पे हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, और इक्विलिब्रियम प्राइस पे इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। यही 3 स्टेप हमको फॉलो करना है। तो चलते हैं, पिछले केस में हम लोग क्या देखे थे, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ था। अब कुछ ऐसा भी तो हो सकता है जिसके चलते डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेट्स से कोई भी एक जीन्स है जो अभी तक बहुत पॉपुलर है, बट एक ऐसा नया जीन्स आया है कि हर कोई आदमी वो खरीदने लगा, तो अब ये डिमांड के, अब इस जीन्स के डिमांड के साथ क्या होगा, कम जाएगा। तो जब कमेगा तो हमारा डिमांड कर्व किधर शिफ्ट करेगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। जब भी कोई भी डिमांड बढ़ेगा तो राइटवर्ड बाहर की ओर शिफ्ट करेगा, जब भी घटेगा तो लेफ्टवर्ड अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो जब अंदर की तरफ शिफ्ट किया, पहला चीज पता चल गया। फिर क्या देखेंगे, पहले हमारा ये था इक्विलिब्रियम, ये हमारा सप्लाई कर्व, ये डिमांड कर्व। अब जब अंदर की तरफ शिफ्ट कर दिया, नया इक्विलिब्रियम हमारा क्या बना, ये इस पॉइंट पे, क्योंकि इस पॉइंट पे सप्लाई और नया डिमांड कर्व कट कर रहा है, देख लिए। फिर क्या देखेंगे कि अच्छा, पहले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q0 था, अब नया पॉइंट पे जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो कितना है, बस Q1 है। और पहले इक्विलिब्रियम प्राइस P0 था, अब नया पॉइंट पे इक्विलिब्रियम प्राइस P1 है। यानी जब चेंज सिचुएशन में देखो, हमारा क्वांटिटी भी घट गया है और हमारा प्राइस भी घट गया है। तो ये जब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हम लोग अल्टीमेटली पाएंगे कि जो भी एक्सटर्नल फैक्टर में चेंज आया है उसके चलते हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ा है। ये हम लोग कैसे पता करेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 जो डिस्कस किए उसको ग्राफ पे फॉलो करेंगे और अल्टीमेटली हम अपने कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। सिमिलर, अभी तक हम डिमांड कर्व को शिफ्ट करा रहे थे। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिमांड कर्व शिफ्ट हो, सप्लाई कर्व भी तो शिफ्ट हो सकता है। लेट से कोई एक जीन्स का फैक्ट्री है और उसमें कुछ नया प्रॉब्लम आना शुरुआत हो गया है, उसका जो रॉ मटेरियल है, जो लेबर कॉस्ट है, वो बहुत बढ़ गया है, कोई भी कारण हो सकता है, उसके लिए अब सप्लाई करना बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा, सप्लाई घट जाएगा और क्या क्या चेंज आएगा, सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा। किधर की ओर शिफ्ट होगा, अंदर की ओर, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि सप्लाई कम हो रहा है। तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस पे। यही हमारा अल्टीमेट कंसर्न है। कोई भी फैक्टर में जब चेंज आया, हमारा अल्टीमेट कंसर्न ये जानना है कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो देखे, सबसे पहले देखे कि सप्लाई में कमी आया है तो सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करा दिए, ठीक है। पहले हमारा इक्विलिब्रियम क्या था, पहले इक्विलिब्रियम E था। इस पॉइंट पे कितना क्वांटिटी अल्टीमेटली मार्केट में था, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या था, Q0 पे था, वो Q0 इतना क्वांटिटी था मार्केट में इक्विलिब्रियम के स्टेज पे। प्राइस कितना था, इतना था। अब जब नया इक्विलिब्रियम बना है, G पे बना है। क्यों नया इक्विलिब्रियम G पे बना है, क्योंकि हमारा नया जो सप्लाई कर्व है वो अपना डिमांड कर्व को कहां पे काट रहा है, इस पॉइंट पे काट रहा है। तो अब हमारा नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गया है, Q0 से घट के Q2 आ गया है, और हमारा नया प्राइस क्या हो गया, P0 से बढ़ के P2 हो गया है। तो इस केस में क्या हुआ, क्वांटिटी घट गया और प्राइस बढ़ गया। ये हम कैसे जाने, स्टेप बाय स्टेप जब हम ग्राफ को फॉलो किए तब जाने। सबसे पहला चीज कि हमारा जो चेंज आएगा वो डिमांड कर्व में आएगा या सप्लाई कर्व में आएगा। दूसरा कि शिफ्ट आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। और तीसरा ग्राफ से देखेंगे क्वांटिटी और प्राइस में क्या इंपैक्ट पड़ा है। रिवर्स, कोई भी केस ऐसा हो सकता है जिसमें सप्लाई बढ़ जाए। लेट से उसी जीन्स फैक्ट्री में एक समय के बाद ऐसा मशीन आ गया कि पहले 1 घंटा में अगर वो मशीन 10 जीन्स बना रहा था, अब 20 जीन्स बना रहा है। तो इस केस में क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगा, सप्लाई कर बाहर की तरफ शिफ्ट करेगा। पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां बन जाएगा। पहले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये था, अब नया क्वांटिटी यहां आ गया, मतलब क्वांटिटी में इंक्रीज हो गया है। पहले प्राइस क्या था, P0 था, अब नया प्राइस क्या है, P1 है, यानी प्राइस घट गया है।
स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे कि अच्छा ये जो नया केस हुआ जिसमें टेक्नोलॉजी इंप्रूव किया उस जीन्स मेकिंग फैक्ट्री का, तो फिर क्या हो गया, क्वांटिटी बढ़ गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मार्केट में और इक्विलिब्रियम प्राइस घट गया। यही तरीका है देखने का किसी भी चीज को। और अगर हम लोग इसके पीछे का लॉजिक समझे तो देखो इकोनॉमिक लॉजिक भी हर केस में तुमको मिलेगा कि अच्छा अगर कोई भी फर्म ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है तो वो सोचेगा कि ठीक है यार, मतलब और ज्यादा चीज बेचेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, तो मार्केट में ज्यादा सप्लाई आ जाएगा तो ज्यादा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाएगा और उसके चलते फिर प्राइस क्या होगा, प्राइस भी कम जाएगा। क्योंकि जैसे ही हम लोग देखे कि इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हुआ तो पहले प्राइस इतना था अब प्राइस इतना है, ठीक है, मतलब ज्यादा सप्लाई मार्केट में आ गया, डिमांड उतना ही है, तो सप्लायर बोलेगा यार चलो ठीक है और ज्यादा हमको अपना गुड बेचना है तो थोड़ा प्राइस कम कर देते हैं। तो यही इकोनॉमिक लॉजिक है कि क्वांटिटी बढ़ गया मार्केट में और प्राइस कम हो गया। तो ये इकोनॉमिक लॉजिक है, ग्राफ में स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे पता चल जाएगा। लेकिन ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है इकोनॉमिक्स का, तो ये जो भी स्टेप हम बताएं इसको अच्छे से समझ लेना। एनीवे, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि या तो डिमांड में शिफ्ट आ रहा था या सप्लाई में शिफ्ट आ रहा था, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा ही हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा डिमांड और सप्लाई दोनों में एक साथ शिफ्ट आ जाता है। लेट से दो कंडीशन मार्केट में चेंज हो गया, अचानक से मार्केट में दो नया नया चीज हो गया, एक हमारा डिमांड कर्व को इन्फ्लुएंस कर दिया और दूसरा हमारे सप्लाई कर्व को इन्फ्लुएंस कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो साइमल्टेनियस शिफ्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई भी हो सकता है। क्या क्या कंडीशन में हो सकता है? वेल, हो सकता है कि बोथ सप्लाई एंड डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, सप्लाई और डिमांड कर्व दोनों बाहर की तरफ मूव कर जाए, राइटवर्ड मूव कर जाए। ये भी हो सकता है बोथ सप्लाई एंड डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड, दोनों लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाए। या ये भी हो सकता है सप्लाई कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए और डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट हो जाए, सप्लाई कर्व अंदर चले जाए और इनवर्ड शिफ्ट हो जाए, डिमांड कर्व आउटवर्ड शिफ्ट हो जाए, या उसके उल्टा सप्लाई कर्व भी इस बार आउटवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए और डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड या इनवर्ड शिफ्ट हो जाए। ये चारों कंडीशन में हम लोग क्या देखें, बोथ डिमांड एंड सप्लाई कर्व आर बीइंग इंपैक्टेड। ओके, तो अब इसको देखते हैं हम लोग ग्राफिकली। ठीक है, हम लोग को फंडामेंटल स्टेप याद रखना है, वो 3 स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। डी नॉड, जैसे कि हम बताएं नॉड मतलब नॉड एक सिंबल है कि भाई ये बेसिक है, यहां पे हम लोग का बिगिनिंग था। ठीक है, और वो फिर नॉड से हम लोग बढ़ के 1 2 3 जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होता है। बट अगर कहीं नॉड देखो इकोनॉमिक्स में तो समझो अच्छा पहले से ऐसा था, स्टार्ट में जब ऐसा था। तो जब डी नॉड देखते हैं तो हम बोलेंगे ओ अच्छा सबसे पहले डिमांड कर्व ये था। एसएस नॉट देखते हैं तो बोलते हैं अच्छा सबसे पहले सप्लाई कर्व ये था। तो सबसे पहले हमारा एसएस नॉट और डी नॉट कहां पे कट कर रहा था? ई पे। हमारा इक्विलिब्रियम क्या था? हमारा इक्विलिब्रियम ये पॉइंट था, लेट से हमारा क्यू नॉट इक्विलिब्रियम था, और हमारा प्राइस क्या था? पी नॉट हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस था। अब लेट से कुछ भी ऐसा चीज हुआ, हम लोग देखे कि क्यों डिमांड कर्व शिफ्ट किया था। हम लोग देखे थे अपने वाले में कि भाई एक नया एक्टर है वो जीन्स पहन के फिल्म में आ गया, तो हमारा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। एट द सेम टाइम क्या हुआ कि जो जीन्स मेकिंग फैक्ट्री है उसमें टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ गया। जो हम लोग बताएं पहले 1 घंटा में 10 जीन्स प्रोड्यूस कर रहा था, अब ज्यादा जीन्स प्रोड्यूस करने लगा। तो फिर उससे क्या होगा? हमारा सप्लाई कर्व भी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, डिमांड कर्व भी राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, सप्लाई कर्व भी राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, नया डिमांड कर्व DD1 हो गया, नया सप्लाई कर्व SS1 हो गया, और दोनों जहां पे कट करेगा ये हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया जो कि हो गया पॉइंट F। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट F पे हमारा नया एक इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q1 बन गया। इंटरेस्टिंग चीज ये प्राइस वही रह गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर कुछ भी है, जब तक हम लोग तीनों स्टेप को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं हम लोग सही जा रहे हैं। तो हम लोग अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन पे पहुंचे इस केस में? वेल, इस केस में पहुंचे कि भाई जब डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ गया तो मार्केट में क्वांटिटी बढ़ गया बट प्राइस उतने का उतना ही रह गया। ठीक है, तो बेसिकली ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम तुमको करा रहे हैं, और उसका पर्पस सिर्फ एक और एक है कि जो स्टेप हमको फॉलो करना है वो हम लोग सीखेंगे। बाकी कंडीशंस में क्वेश्चंस में कुछ भी हो सकता है, बट एज लॉन्ग एज अवर बेसिक्स आर स्ट्रांग हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे। तो यही 4-5 तरीके से सिचुएशन को वेरी करता है। तो हर तरह का सिचुएशन में जो वेरी आ सकता है वो हम तुमको बता दे रहे हैं, लेफ्टवर्ड राइटवर्ड, तो वो सारा सिचुएशन भी कवर हो जाएगा और जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो भी प्रैक्टिस हो जाएगा। इस केस में क्या हो रहा है?
इस केस में क्या हो रहा है, लेट से कि हमारा सप्लाई कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है और डिमांड कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो क्या होगा, कोई दिक्कत होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा, एज लॉन्ग एज वी फॉलो आवर 3 स्टेप्स रिगरसली। पहला स्टेप कोई भी हमको देगा, देखेंगे कि भाई सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, डी नॉट एस एस नॉट कहां पे कट कर रहा था, इस पॉइंट पे। ये हमारा क्वांटिटी था, ये हमारा प्राइस था। अब क्या हो गया, सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया और डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। अब ये नया DD1 और नया SS2 कहां पे कटा, इस पॉइंट पे कटा। अब जब इस पॉइंट पे कटा तो देखो प्राइस तो यहां पे आ गया, प्राइस P0 से घट के P1 पे आ गया इक्विलिब्रियम केस में, बट क्वांटिटी हमारा Q0 ही रह गया। तो कुछ भी आंसर हो सकता है, इट डिपेंड्स कि हमारा सिचुएशन क्या है। एज लॉन्ग एज वी फॉलो द प्रोसेस वी विल अराइव एट द राइट कंक्लूजन की। एंड व्हाट इज आवर कंक्लूजन? वेल, कंक्लूजन में हमसे यही पूछा जाएगा कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या इंपैक्ट आएगा। फॉलो द 3 स्टेप प्रोसेस, गेट टू द रिजल्ट। एनीवे, तो अब हम लोग इसको इस टॉपिक पे अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब हम लोग एक नया चीज पे देखते हैं, एक नया पॉइंट कंसीडर करते हैं। हमारा बहुत सारा एजम्पशंस था स्टार्टिंग में, या जब भी हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, कंपिटिटिव मार्केट जब भी पढ़ते हैं, तो हमारा बहुत सारा एजम्पशंस के अंदर में पढ़ते हैं। और एजम्पशंस क्यों होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम लोग कोई मॉडल बनाते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स में कोई भी सब्जेक्ट में, तो वी मेक दोज मॉडल्स अंडर सर्टेन एजम्पशंस। कोई भी चीज को हम लोग मान लेते हैं कि ऐसा है, फिर ऐसा ऐसा होगा। दिस इज हाउ एकेडमिक्स प्रोग्रेस। इसी तरह हम लोग प्रोग्रेस करते हैं, एक चीज से दूसरा चीज सीखते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजम्पशंस था हमारे कंपिटिटिव मार्केट इक्विलिब्रियम में, कंपिटिटिव मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, ये सब जहां भी पढ़ोगे तो बहुत सारे एजम्पशंस पढ़ोगे। उसमें एक एजम्पशंस है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है कि कोई भी मार्केट में कोई भी फर्म कभी भी या तो बिजनेस से बाहर जा सकता है, जब उसको लॉस होगा तो छोड़ देगा, क्यों बिजनेस में रहेगा। फ्री एग्जिट है, एट द सेम टाइम फ्री एंट्री है। किसके लिए? जो कोई नया कंपनी है जिसको लगे कि भाई अब हमको इस मार्केट में घुसना है क्योंकि हम यहां पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये एक एजम्पशन है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। किसी को लगा कि हम मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हैं तो एंटर हो गया, किसी को लगा नहीं इसमें अब हम प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, निकल जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। अब इसका इस एजम्पशन का एक इंप्लीकेशन है, वो क्या है? तो एज लॉन्ग एज समबडी इज अर्निंग प्रॉफिट इन अ मार्केट, मान लो कोई भी मार्केट है, चेयर का मार्केट है, वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कोई भी कंपनी कमा रही है, लेट से 10 कंपनी है, 10 कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही है। बाहर से जो दूसरे बिजनेसमैन वो देखेंगे यार ये चेयर मार्केट में बहुत प्रॉफिट है, चलो हम भी चेयर का मार्केट खोलते हैं, चेयर का प्रोडक्शन शुरू करते हैं। वो भी चेयर प्रोड्यूस करने लगेगा। अब जो पहले 10 फर्म में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, अब क्या होगा, वो 11 कंपनी में, 11 फर्म्स में वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने लगेंगे। 12वां देखेगा यार यहां तो बहुत प्रॉफिट है, 12वां भी आएगा। इसी तरह जब भी कोई भी इंडस्ट्री में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी एक अच्छा खासा प्रॉफिट रहेगा, तब तक नया फर्म इंटर करते ही जाएगा, क्योंकि उसमें प्रॉफिट कमाने का स्कोप है। और तब तक इंटर करेगा जब तक प्रॉफिट लगभग उस मार्केट में खत्म ना हो जाए। अब ये सोच के बहुत अजीब लग सकता है कि यार ऐसा तो होता नहीं है, मतलब अगर कहीं प्रॉफिट ही नहीं रहेगा तो फिर कोई भी प्रोड्यूसर क्यों प्रोड्यूस करेगा, विच इज अ फेयर क्रिटिसिज्म। बट रिमेंबर, हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि जब भी हम लोग कोई मॉडल पढ़ते हैं, वी स्टडी अंडर सर्टेन एजम्पशंस, और वो अजम्पशंस जरूरी नहीं है कि सही हो, लेकिन एज लॉन्ग एज दोज अजम्पशंस होल्ड, तो उस अजम्पशंस के अंदर कुछ कुछ उसके कंक्लूजन होंगे। तो ये जो हमारा एजम्पशन है फ्री एंट्री एंड एग्जिट का, इसका कंक्लूजन यही है कि भाई कोई भी मार्केट में जब तक बहुत ज्यादा प्रॉफिट है तब तक नया फर्म एंटर करते जाएंगे। नाउ लेट्स से इसके रिवर्स है, कोई मार्केट है जहां पे यार पैसा ही कोई नहीं कमा पा रहा है, बहुत लॉस चल रहा है उस मार्केट में। लेट्स से कि कोई जीन्स का मार्केट, अचानक से लोग जीन्स नहीं खरीद रहे हैं, कंपनियां लॉस में जा रही है, तो क्या करेंगे? लेट से 10 कंपनी है, उसमें एक कंपनी छोड़ दिया, यार मतलब एकदम प्रॉफिट नहीं है, छोड़ के चला गया वो। अब जो उसका जो कस्टमर था वो अब किससे जीन्स खरीदेगा? बाकी के 9 कंपनी से। तो बाकी के 9 कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन अभी भी लेट से कि इनफ प्रॉफिट नहीं है कि 9 कंपनी वहां पे रह पाए। एक और कंपनी बोला नहीं यार बहुत लॉस है, जा रहे हैं हम, वो भी चला गया। अब कितना फर्म बचा? 8 फर्म। अब जो पहले
प्रॉफिट हो रहा था वो अब सारा प्रॉफिट किस में डिवाइड हो रहा है? 8 ही फर्म में हो रहा है। इसी तरह तब तक फर्म एग्जिट करते रहेगा बिजनेस से जब तक बाकी का फर्म प्रॉफिट ना कमाने लगे, मतलब लॉस में ना रहे। ठीक है, तो हम लोग क्या कंक्लूड किए? हम लोग कंक्लूड किए जब तक कोई भी इंडस्ट्री में बहुत प्रॉफिट है नया फर्म इंटर करते रहेगा, तब तक इंटर करेगा जब तक प्रॉफिट खत्म ना हो जाए, और जब तक कोई भी इंडस्ट्री में लॉस है तब तक फर्म एग्जिट करते रहेगा जब तक लॉस खत्म ना हो जाए। ये हमारा 2 पॉइंट है। अब ये जब अल्टीमेटली जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा कि इतना ही फर्म मार्केट में रहेगा, और हम लोग ये भी पढ़े कंपेटिटिव मार्केट में कि ऑल द फर्म्स आर आइडेंटिकल, हर फर्म आइडेंटिकल है, सेम चीज बना रहा है, सेम कॉस्ट लग रहा है, सेम प्राइस पे बेच रहा है, ये सब सारा एजम्पशंस है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। तो हर फर्म सिमिलर है। तो ये जो सिचुएशन जब हम डिस्कस कर रहे थे कि ये तब तक फर्म इंटर या एग्जिट करते रहेगा जब तक प्रॉफिट या लॉस मार्केट से खत्म ना हो जाए। जब ये खत्म होगा उस कंडीशन पे क्या होगा? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगा। वो चीज क्या होगा कि जो प्राइस रहेगा हमारा वो मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे रहेगा। ये एक कंडीशन होल्ड करेगा। क्यों करेगा इसके बारे में सोचो। लेट्स से कि जो प्राइस है वो तुम्हारा एवरेज कॉस्ट से भी कम है। अब जब एवरेज कॉस्ट से भी तुम्हारा प्राइस कम है यार, तो तुम लॉस कमा रहे हो ना, तो तब तक तो तुम मार्केट छोड़ते रहोगे। और अगर तुम्हारा प्राइस मिनिमम एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है तो फिर तुम प्रॉफिट कमाते रहोगे, क्योंकि तुम्हारा एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है प्राइस। तो जब तक तुम प्रॉफिट कमाते रहोगे तो नया फर्म इंटर करते रहेगा। कब तक करेगा? जब तक तुम्हारा प्रॉफिट खत्म ना हो जाए। और अगर तुमको लॉस हो रहा है, कब तक फर्म एग्जिट करेगा? जब तक लॉस ना खत्म हो जाए। तो अल्टीमेटली ये प्रोसेस वहां पे आके सेटल होगा जहां पे प्राइस इज इक्वल टू मिनिमम एवरेज कॉस्ट। ठीक है। और दूसरा चीज, अल्टीमेटली कितना फर्म बचेगा किसी भी मार्केट में? वो बचेगा टोटल कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है उस पूरे मार्केट में। लेट्स से हमारा जीन्स का जो मार्केट का एग्जांपल था, टोटल जीन्स मार्केट में कितना प्रोड्यूस हो रहा है को जब हम डिवाइड कर देंगे कि एक इंडिविजुअल फर्म कितना जीन्स बना रहा है, तो हमको पता चल जाएगा वो अच्छा इतना फर्म मार्केट में बाकी है, जो कि काफी ऑब्वियस है। लेट्स से कोई भी मार्केट में 100 जीन्स प्रोड्यूस हो रहा है और एक कंपनी 10 जीन्स बना रही है, तो हमको पता चल गया वो अच्छा इसका मतलब 10 कंपनी है, तब तो 10 कंपनी 10-10 जीन्स बना रहा है, तो ओवरऑल मार्केट में 100 जीन्स है। ठीक है। तो जब टोटल क्वांटिटी को हम लोग इंडिविजुअल फर्म के क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को ये मिल जाएगा कि उस इंडस्ट्री में कितना फर्म बाकी है। नंबर ऑफ फर्म एंड नॉट बच जाएगा। चलो, ये जो हम जो इस पॉइंट को पढ़े थे कि प्राइस इज इक्वल टू मिनिमम एवरेज कॉस्ट, इसी पॉइंट को हम लोग यहां पे दर्शा रहे हैं कि ये जो डिमांड कर्व है अल्टीमेटली प्राइस मार्केट में कहां पे रहेगा? जहां पे प्राइस इज इक्वल टू मिनिमम एवरेज कॉस्ट रहेगा। तो ये मार्केट में प्राइस डिसाइड हो गया, इसके अनुसार से ये हमारा क्वांटिटी डिसाइड हो जाएगा। बेसिकली उसी पॉइंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था और कुछ नहीं था। चलो न्यूमेरिकल बनाते हैं। एक क्या है हमारा क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन ये है, मार्केट में टोटल क्वांटिटी कितना है? 200 माइनस पी। ये टोटल क्वांटिटी है मार्केट में, और ये है इंडिविजुअल क्वांटिटी। इंडिविजुअल क्वांटिटी मतलब इंडिविजुअल फर्म कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है, कितना कर रहा है? 10 प्लस पी फॉर पी ग्रेटर देन 20। मतलब क्या बोल रहा है ये? जब मार्केट में प्राइस 20 रुपया से ज्यादा है तो कोई भी इंडिविजुअल फर्म 10 प्लस पी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है, और जैसे ही प्राइस 20 से घटा कि कितना प्रोड्यूस कर रहा है क्वांटिटी? 0। मतलब क्या बोला? मार्केट में प्राइस 20 रुपया के ऊपर है तो भाई हम 10 प्लस पी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे। एक फर्म बोल रहा है जैसे ही 20 रुपया से कम हुआ हम नहीं प्रोड्यूस करेंगे, हम छोड़ के चले जाएंगे, बिजनेस एग्जिट कर जाएंगे। ये क्या बता रहा है हमको? ये बता रहा है कि जब P इक्वल टू 20 होगा वहां पे हमारा मिनिमम एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि हम लोग पीछे पढ़े, तब तक एंट्री या एग्जिट होते रहेगा जब तक प्राइस इज इक्वल टू मिनिमम एवरेज कॉस्ट ना आ जाए। यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं? 20 इज दैट मिनिमम, कि 20 से कम हुआ प्रोडक्शन ही बंद, और 20 से ज्यादा हुआ तो प्रोडक्शन चल रहा है। तो व्हाट इज द मिनिमम प्राइस एट विच एनी फर्म इज रेडी टू प्रोड्यूस? दैट इज 20। तो वही जो मिनिमम है वो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाता था, पहले पढ़े।
तो जब भी इस तरह का हम लोग को दिया रहेगा इंडिविजुअल फर्म का डिमांड फंक्शन, हम देख के ही समझ जाएंगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है। वो क्या है? मिनिमम प्राइस जहां पे प्रोडक्शन होगा, जो कि हमारे केस में 20 है। तो हमको सीधे पता चल गया कि इस मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस 20 है। ठीक है, अब जब पता चल गया, क्यों पता चला? बिकॉज द फर्म विल नेवर प्रोड्यूस बिलो मिनिमम एवरेज कॉस्ट। क्यों प्रोड्यूस करेगा? लॉस हो जाएगा उसको। द मार्केट विल बी इन इक्विलिब्रियम एट ए प्राइस विच इक्वल्स द मिनिमम एवरेज कॉस्ट ऑफ द फर्म। ठीक है, देयरफॉर द इक्विलिब्रियम प्राइस इज 20। देख लिए, इक्विलिब्रियम प्राइस 20, उससे कम होगा तो लॉस हो जाएगा। तो जब प्राइस 20 पता चल गया, ये ओवरऑल क्वांटिटी में हम लोग 20 पुट करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा? 180। ये 180 क्या है? ये 180 है कि टोटल मार्केट में कितना गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है। 180 गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, पता चल गया। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं हम लोग। ये वही क्वेश्चन है बेसिकली, उसी क्वेश्चन का जो कंडीशन था गिवन है, यही है और कुछ नहीं है। इसको हम लोग इस स्लाइड में भी ले आए ताकि समझने में आसानी होगा। अब एक और चीज देखते हैं, जब प्राइस हमारा 20 पता चल गया तो एक इंडिविजुअल फर्म कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा, ये कहां से पता चलेगा? ये यहां से पता चल जाएगा, क्योंकि ठीक है, तो P इक्वल टू 20 पुट कर देंगे तो हमारा इंडिविजुअल फर्म कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है? 10 + 20 इक्वल टू 30। अब हम लोग को दो बात पता चल गया, टोटल गुड्स कितना प्रोड्यूस हो रहा था मार्केट में, पीछे से पता चला 180, और इंडिविजुअल फर्म कितना गुड प्रोड्यूस कर रहा था? 30। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अच्छा, तो इसका मतलब मार्केट में कितना फर्म है? वेल, मार्केट में कितना फर्म है? टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल क्वांटिटी जो प्रोड्यूस कर रहा है फर्म। टोटल क्वांटिटी 180, इंडिविजुअल 30, पता चल गया। देयरफॉर द इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फर्म इन द मार्केट इज 6। 6 फर्म है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एनीवे, ये हमारा था मोस्ट फंडामेंटल कंसेप्ट मार्केट इक्विलिब्रियम का। अब इससे रिलेटेड हम लोग दो एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एक एप्लीकेशन है प्राइस सीलिंग और दूसरा है प्राइस फ्लोर। क्या है प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर? प्राइस सीलिंग एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे गवर्नमेंट ये बोल देता है कि इस चीज का प्राइस इससे ऊपर हो ही नहीं सकता है, इससे ऊपर नहीं करने देंगे, मार्केट इससे ऊपर में इस गुड को बेच ही नहीं सकता है। ऐसा कंडीशन को प्राइस सीलिंग बोलते हैं। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अपर लिमिट ऑन द प्राइस ऑफ ए गुड और सर्विस इज कॉल्ड प्राइस सीलिंग। तो गवर्नमेंट कभी कभी ऐसा क्यों करता है? क्योंकि लेट से पैंडेमिक में हम लोग एग्जांपल लेते हैं, हैंड सैनिटाइजर कितना इंपॉर्टेंट चीज हो गया था, लेकिन अगर कोई भी जो भी कंपनी ये चीज बना रहा है, ये अगर मनमाना दाम में इसको बेचे तो बहुत आदमी वो उसको नहीं खरीद पाएगा, और जब नहीं खरीद पाएगा तो वो आदमी पैसा के कमी में बीमार हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ऐसा सिचुएशन में क्या करती है? बोल देती है कि हैंड सैनिटाइजर इससे ऊपर के दाम में बेच ही नहीं सकते हो, इससे या तो इतना में बेचो या इससे कम दाम में बेचो, ताकि मोस्ट ऑफ द पीपल या फिर सारा पीपल ये चीज खरीद पाए, क्योंकि ये नेसेसरी है। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग प्राइस सीलिंग बोलते हैं। ये किसी भी मार्केट में हो सकता है। हैंड सैनिटाइजर एक एग्जांपल। ये कभी कभी देखोगे कि गवर्नमेंट कोई भी शहर में बोल देता है कि इस शहर में इतना से ऊपर रेंट कोई ले ही नहीं सकता है, तो उस मार्केट में हम लोग क्या सेट कर दिए? प्राइस सीलिंग सेट कर दिए। ये सब एग्जांपल है प्राइस सीलिंग का। दूसरा एग्जांपल है प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर में क्या होता है कि गवर्नमेंट प्राइस कोई भी चीज का सेट कर देता है कि इससे कम में ये चीज नहीं बिकेगा। प्राइस सीलिंग में था इससे ऊपर नहीं बिकेगा, और प्राइस फ्लोर में इससे कम में नहीं बिकेगा। इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? वेल, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो भी गेहूं है, लेट से गवर्नमेंट लेट से देखा कि यार किसान को जो गेहूं उपजा रहा है उसका फायदा किसान को उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, किसान बहुत ऋण में जा रहा है। गवर्नमेंट बोला कि सुनो, हम तो तुमसे मिनिमम इतना प्राइस में खरीदेंगे ही, इससे कम प्राइस में हम तुमसे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इससे कम प्राइस में खरीदेंगे तुमको प्रॉफिट नहीं होगा। दिस इज ए केस ऑफ प्राइस फ्लोर। कभी कभी गवर्नमेंट आके ये भी बोल सकता है कि मार्केट में ही इससे कम प्राइस में कोई नहीं खरीदेगा। तो जब भी हम लोग मिनिमम लिमिट सेट कर देते हैं कि इससे कम प्राइस नहीं हो सकता है, we enter into a situation of price floor. The government imposed lower limit on the price that may be charged for a particular goods or service is called price floor. तो प्राइस सीलिंग में अपर लिमिट सेट करते हैं, प्राइस फ्लोर में लोअर लिमिट सेट करते हैं। ग्राफ पे देख लेते हैं प्राइस सीलिंग क्या है। ग्राफ क्या बोलता है? ये ग्राफ था हमारा, ये लेट्स से कि ये हमारा प्राइस सीलिंग सेट हो गया।
ठीक है, प्राइस सीलिंग सेट हो गया कि भाई इससे ऊपर नहीं हो पाएगा, इससे ऊपर नहीं बेचना है। लेकिन अगर फ्री मार्केट रहता तो हमारा देखो डिमांड एंड सप्लाई कट कहां पे कर्व कर रहा है, यहां पे। यानी अगर गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन नहीं करता तो फिर मार्केट में प्राइस कितना रहता, इतना रहता। लेकिन गवर्नमेंट आया, बोला नहीं इतना प्राइस नहीं चलेगा भाई, इतना में ही चलना पड़ेगा, इससे ऊपर कोई प्राइस चार्ज कर ही नहीं सकता है। गवर्नमेंट जो प्राइस सीलिंग सेट कर देगी, इससे ऊपर नहीं चलेगा। तो ये क्या हो गया, प्राइस सीलिंग का केस, क्योंकि मार्केट में प्राइस ज्यादा हो रहा था, गवर्नमेंट बोला नहीं इतना ज्यादा नहीं चार्ज करोगे, कम करोगे। ठीक है, प्राइस फ्लोर उसके उल्टा हो गया। यहां पे सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व अपना कुछ यहां पे इस प्राइस पे था मार्केट इक्विलिब्रियम में, गवर्नमेंट बोला नहीं इतना कम प्राइस में नहीं चलेगा, नुकसान हो जाएगा, एटलीस्ट तुमको इतना प्राइस देना ही पड़ेगा। तो इस केस में क्या किया कि गवर्नमेंट ये प्राइस फ्लोर सेट कर दिया कि इससे कम अगर प्राइस हो रहा है तो नहीं, ये अलाउड नहीं है, इससे ऊपर या इसके मिनिमम इतना प्राइस तो देना ही पड़ेगा। तो दिस इज द केस ऑफ प्राइस फ्लोर। तो ये प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इस चैप्टर में इतना था। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।